नमस्कार और दिन में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम 1892 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट पर बात करने वाले हैं। ये वो कानून है जिसे अक्सर भारत के लोकतांत्रिक सफर का, आप कह सकती हैं, पहला छोटा सा कदम माना जाता है। जी, और हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इस कानून के बनने की वजह, इसके अंदर क्या था और मतलब इसका असर क्या हुआ, इस पर काफी गहरी रोशनी डालते हैं। हाँ, और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक्ट वाकई कोई सुधार था या फिर बढ़ते हुए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेशर को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार का एक क्लेवर पॉलिटिकल मूव था। बिल्कुल, क्या ये भारतीयों को शक्ति देने की एक शुरुआत थी या फिर शक्ति का सिर्फ एक भ्रम पैदा करने की कोशिश? एग्जैक्टली। और इस भ्रम को समझने के लिए एक कमाल का उदाहरण है। सोचिए, आपको देश के बजट पर अपनी राय रखने के लिए एक आलीशान कमरे में बुलाया जाता है। आप घंटों तक बहस कर सकते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आपके पास उस बजट में 1 रुपया भी बदलने की ताकत नहीं है। हाँ। 1892 का एक्ट कुछ ऐसा ही था। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। आखिर 1892 में ऐसा क्या हो रहा था कि अंग्रेजों को ये कानून लाना पड़ा? देखिए, कोई भी कानून हवा में नहीं बनता। उसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक दबाव होता है, और यहाँ 3 बड़े दबाव काम कर रहे थे। अच्छा। सबसे पहला और सबसे बड़ा था 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना। कांग्रेस के आने से पहले विरोध तो था, लेकिन मतलब वो बिखरा हुआ था। हाँ, संगठित नहीं था। हाँ, अब पहली बार एक संगठित अखिल भारतीय आवाज थी जो लगातार पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और काउंसिल्स में ज्यादा भारतीयों की मांग कर रही थी। मतलब एक ऐसी आवाज जिसे अब नजरअंदाज करना मुश्किल हो रहा था। बिल्कुल। दूसरा दबाव जमीन से आ रहा था, आम लोगों के बीच से। ब्रिटिश नीतियां बहुत दमनकारी थीं। भारतीयों को ऊंची नौकरियों से बाहर रखा जाता था, टैक्स बढ़ रहे थे। और इन सब पर भारतीयों को बोलने का कोई अधिकार नहीं था। कोई अधिकार नहीं था। तो एक गुस्सा पनप रहा था कि हमारे ही देश के फैसले हो रहे हैं और हमसे कोई पूछ तक नहीं रहा। और शायद एक तीसरा दबाव खुद इंग्लैंड के अंदर से भी था। हाँ बिल्कुल। उस वक्त ब्रिटेन में लिबरल पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा था, जो मानती थी कि भारतीयों को थोड़ी बहुत भागीदारी तो देनी चाहिए। तो एक तरफ कांग्रेस का प्रेशर, दूसरी तरफ जनता का गुस्सा, और तीसरी तरफ ब्रिटेन के अंदर से सुधारों की आवाज। इन तीनों के संगम से निकला 1892 का ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट। अच्छा, तो दबाव तो बन गया, लेकिन मुझे हमेशा ये समझने में मुश्किल होती है कि जब ब्रिटिश सरकार ने कुछ दिया तो उसमें क्या पेंच होता था। इस एक्ट में भारतीयों को मिला क्या और उसकी असली कीमत क्या थी? यही इस एक्ट की सबसे दिलचस्प बात है। कागज पर 4 बड़े सुधार दिखे, लेकिन हर सुधार के साथ एक कंडीशन अप्लाई वाली स्टार मार्किंग थी। पहला सुधार था काउंसिल्स का विस्तार, यानी साइज बढ़ाना। वॉइसरॉय की सेंट्रल काउंसिल में एडिशनल मेंबर्स की संख्या 10 से बढ़ाकर 16 कर दी गई। 10 से 16? हाँ, और राज्यों में भी सीटें बढ़ाई गईं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इन बड़ी-बड़ी मीटिंग्स में ज्यादा भारतीय चेहरे दिखने लगे। क्या इससे भारतीयों का दबदबा बढ़ा? चेहरे तो ज्यादा दिखे, लेकिन दबदबा बिल्कुल नहीं बढ़ा, और यहीं पर पहला पेंच था। अच्छा। कानून में ये साफ कर दिया गया था कि काउंसिल में ऑफिशियल मेजॉरिटी बनी रहेगी। ऑफिशियल मेजॉरिटी मतलब सरकारी या ब्रिटिश सदस्यों की संख्या हमेशा गैर सरकारी या भारतीय सदस्यों से ज्यादा होगी। अरे वाह, मतलब आप बहस में कितने भी अच्छे तर्क दे दो, जब वोटिंग का टाइम आएगा तो नतीजा पहले से ही तय है। एग्जैक्टली। ये तो खेल शुरू होने से पहले ही हारने जैसा है। बिल्कुल। आप अपनी बात रख सकते थे, सरकार की आलोचना कर सकते थे, लेकिन किसी भी कानून को पास होने से रोक नहीं सकते थे। शक्ति का पलड़ा पूरी तरह से अंग्रेजों की तरफ झुका हुआ था। हाँ, ये भागीदारी कम और एक डिबेटिंग क्लब की मेंबरशिप ज्यादा लग रही थी। सही कहा। ठीक है, ये तो हुई सीटों की बात। दूसरा बड़ा बदलाव जो मुझे सबसे अनोखा लगता है वो था अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत। मतलब चुनाव भी और नहीं भी। ये क्या सिस्टम था? ये ब्रिटिश डिप्लोमेसी का एक क्लासिक उदाहरण है। जो बात सबसे फैसिनेट करती है वो ये कि पूरे एक्ट में चुनाव या इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। सच में? हाँ, सिस्टम ये था कि कुछ खास संस्थाएं जैसे यूनिवर्सिटीज, जमींदारों के संगठन, नगर पालिकाएं, ये कुछ लोगों के नाम सरकार को रेकमेंड कर सकती थी। रेकमेंड कर सकती थी मतलब आज के राज्यसभा चुनाव जैसा कुछ, जहां सीधे जनता वोट नहीं करती? हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो और भी ज्यादा कंट्रोल था। इन संस्थाओं को सिर्फ नाम सुझाने का अधिकार था। फाइनल फैसला वाइसरॉय या गवर्नर का होता था ओह। कि वो उन नामों को स्वीकार करें
या नहीं? तो असल में ये एक तरह का नॉमिनेशन था जिसे चुनाव की शक्ल देने की कोशिश की गई थी। यानी जनता की तो कोई भूमिका ही नहीं थी। कुछ चुने हुए अमीर और पढ़े लिखे लोग नाम आगे बढ़ाते थे और उस पर भी आखिरी मुहर अंग्रेजों की लगती थी। एकदम। लेकिन फिर भी सांकेतिक तौर पे ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसने पहली बार भारत में प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को जन्म दिया। भले ये कितना भी सीमित क्यों ना हो, इसने एक दरवाजा खोल दिया जिसके रास्ते आगे चलकर डायरेक्ट इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट भारत में आया। हाँ। 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों की नींव यहीं रखी गई थी। तो चुनाव भी एक तरह से दिखावा ही था, लेकिन मुझे लगता है असली ड्रामा तो बजट की बहसों में होता होगा, जहां पहली बार देश के पैसों पर बोलने का हक मिला। ये सुनने में तो बहुत बड़ी बात लगती है। और सांकेतिक रूप से ये बहुत बड़ी बात थी भी। सोचिए, इससे पहले बजट आता था, पेश होता था और पास हो जाता था। कोई भारतीय उस पर सवाल नहीं कर सकता था। हाँ, सही बात है। इस एक्ट ने पहली बार ये अधिकार दिया कि भारतीय सदस्य बजट पर चर्चा कर सकते थे, सरकार से पूछ सकते थे कि पैसा कहां और क्यों खर्च हो रहा है। ये सरकार की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक पहला कदम था। पर यहाँ भी जरूर कोई लेकिन होगा। यहाँ तो बहुत बड़ा लेकिन था। आप बजट पर बहस कर सकते थे, सुझाव दे सकते थे, लेकिन आप बजट में एक पैसे का भी बदलाव नहीं कर सकते थे। क्या? ना तो आप किसी खर्चे के खिलाफ वोट कर सकते थे, ना ही कोई नया प्रस्ताव ला सकते थे। सरकार आपके सुझावों को सुनने के लिए तैयार थी, पर मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं थी। हाँ हाँ, ये तो ऐसा हुआ कि आपको एक 5 स्टार रेस्टोरेंट का मेन्यू दिखाकर कहा जाए कि आप हर डिश पर अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन ऑर्डर वही किया जाएगा जो शेफ चाहेगा। बिल्कुल सही एनालॉजी है। आप सिर्फ बोल सकते हैं, कुछ बदल नहीं सकते। कमाल है। और यही हाल चौथे और आखिरी बड़े अधिकार का था, सरकार से सवाल पूछने का अधिकार। अब भारतीय सदस्य प्रशासन और नीतियों पर सीधे सवाल कर सकते थे। मंत्री ने गोलमोल जवाब दे दिया, हाँ? तो आप तुरंत उस जवाब पर दूसरा सवाल नहीं कर सकते थे ताकि सच्चाई बाहर आए। अरे, आपको फिर से एक नया सवाल फाइल करना पड़ता और अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता। मतलब आप किसी को घेर ही नहीं सकते थे। ये तो ऐसा हुआ कि आपने गूगल पर कुछ सर्च किया और जो पहला रिजल्ट आया बस वही मान लेना है। आप उस पर क्यों या कैसे पूछ ही नहीं सकते। हाँ, इससे तो पूरी बहस की धार ही खत्म हो जाती होगी। बिल्कुल। और दूसरी शर्त ये थी कि कोई भी सवाल पूछने के लिए 6 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ता था। 6 दिन का? हाँ, इससे सरकार को पूरा मौका मिल जाता था कि वो सोच समझकर तैयारी के साथ एक सुरक्षित सा जवाब तैयार कर ले। अचानक पूछे गए तीखे सवालों का कोई डर ही नहीं था। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें, ज्यादा सीटें लेकिन ब्रिटिश मेजॉरिटी के साथ, चुनाव जैसा दिखने वाला नॉमिनेशन, बजट पर बहस लेकिन बिना वोटिंग के अधिकार के, और सवाल पूछने का अधिकार लेकिन बिना सप्लीमेंट्री सवालों के, तो सवाल फिर वही आता है, क्या ये एक वास्तविक प्रगति थी या सिर्फ एक बहुत ही चालाकी से बुना गया जाल? इसे दोनों नजरियों से देखना होगा। अगर हम सकारात्मक पक्ष देखें तो ये प्रगति तो थी। इसने पहली बार भारतीयों के लिए राजनीति के दरवाजे खोले। एक शिक्षित वर्ग जो अब तक सिर्फ लेख लिखता था या सभाएं करता था, उसे अब देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी बात रखने का एक आधिकारिक मंच मिला। और जैसा आपने कहा, चुनाव का कॉन्सेप्ट चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, वो भारतीय राजनीति में आ गया। हाँ, और बजट पर सवाल पूछने से कम सरकार को ये तो पता चला कि कोई है जो उनके खर्चों पर नजर रख रहा है। हाँ, ये सब इसके प्लस पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सुधार कम और भारतीय राष्ट्रवाद के बढ़ते ज्वार को काबू में रखने वाला एक सेफ्टी वाल्व ज्यादा लगता है। सेफ्टी वाल्व? हाँ, ब्रिटिश बहुत होशियार थे। उन्होंने भारतीयों के गुस्से को सड़क पर उतरने से रोकने के लिए उन्हें काउंसिल के अंदर एक मंच दे दिया, लेकिन उस मंच पर माइक बंद रखा। और जो लोग नॉमिनेट होकर आ रहे थे वो भी तो आम जनता के प्रतिनिधि नहीं थे। वो यूनिवर्सिटी, जमींदार, बड़े व्यापारी यानी समाज के एलीट वर्ग से थे। बिल्कुल, वो आम आदमी की आवाज तो नहीं थी। सही। और सबसे बड़ी बात, ये एक्ट कांग्रेस की स्वशासन की मूल मांग के आसपास भी नहीं था। कांग्रेस ज्यादा अधिकार, वास्तविक शक्ति और सरकार में हिस्सेदारी मांग रही थी, जबकि एक्ट ने उन्हें सिर्फ एक सलाहकार की भूमिका दी, वो भी बिना किसी गारंटी के कि उनकी सलाह मानी जाएगी। एग्जैक्टली। ये उस मरीज की तरह था जिसे गंभीर बीमारी के लिए सिर्फ एक पेन किलर दे दी गई हो। तो अगर ये एक्ट इतना सीमित था, इतना शक्तिहीन था, तो फिर आज हम इस पे बात क्यों कर रहे हैं? इतिहास की किताबों में इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ? क्योंकि इसका असल प्रभाव कानून की धाराओं में नहीं, बल्कि उसके अनपेक्षित नतीजों में छिपा है। अच्छा।
पहला और सबसे बड़ा प्रभाव था राजनीतिक जागरूकता। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जैसे शुरुआती राष्ट्रवादी नेताओं ने इन शक्तिहीन काउंसिल्स को ही अपना हथियार बना लिया। वो कैसे? उन्होंने इन काउंसिल्स का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों की धज्जियां उड़ाने के लिए किया। वो अपने भाषणों में आंकड़ों के साथ साबित करते थे कि कैसे ब्रिटिश नीतियां भारत को गरीब बना रही हैं। हाँ। और ये भाषण और बहसें जब अखबारों में छपती थी तो पूरे देश में फैलती थी। इससे आम जनता में राजनीतिक चेतना की एक लहर दौड़ गई। काउंसिल एक तरह से पूरे देश के लिए पॉलिटिकल ट्रेनिंग का स्कूल बन गया। यहाँ पे बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। मतलब एक कानून अपनी असफलताओं की वजह से भी एक आंदोलन को मजबूत कर सकता है। एकदम। और दूसरा प्रभाव यही हुआ, इन आधे अधूरे सुधारों ने राष्ट्रवादियों को एक बात बहुत साफ साफ समझा दी कि ब्रिटिश सरकार अपनी मर्जी से सत्ता नहीं देगी। हाँ, कि उन्हें जो कुछ भी मिलेगा वो संघर्ष से ही मिलेगा। इस एक्ट की सीमाओं ने असल में स्वशासन की मांग को और ज्यादा मजबूत कर दिया। नेताओं को समझ आ गया कि ऐसे छोटे मोटे सुधारों से काम नहीं चलेगा। मतलब ये एक्ट एक तरह से आग बुझाने के लिए लाया गया था, लेकिन इसने अनजाने में आग में घी का काम कर दिया। बिल्कुल। और इसका तीसरा और आखिरी प्रभाव यह था कि इसने भविष्य के सुधारों के लिए एक ढांचा तैयार कर दिया। ये भारतीय लोकतंत्र की सीढ़ी का पहला पायदान था। हाँ, ये पायदान छोटा था, कमजोर था, शायद हिल भी रहा था, लेकिन इसने ऊपर चढ़ने का एक रास्ता तो खोल ही दिया। इसी के आधार पर 1909 के मॉर्ले मिंटो और 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए। और रणनीतिक था। उन्होंने भारतीयों को राजनीतिक मंच तो दिया, लेकिन माइक बंद रखा। ये सुधार कम और भारतीय राष्ट्रवाद के बढ़ते ज्वार को काबू में रखने वाला एक सेफ्टी वॉल्व ज्यादा था। इसने भारतीयों को बोलना सिखाया, लेकिन उनकी आवाज को शक्तिहीन रखा। बिल्कुल। और ये एक्ट आज भी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाता है। क्या? इस कानून ने प्रतिनिधित्व का अधिकार आम जनता को नहीं, बल्कि समाज के कुछ खास अभिजात्य समूहों को दिया। यूनिवर्सिटीज, नगरपालिकाएं, जमींदार। ये सोचने वाली बात है कि क्या प्रतिनिधित्व के इस इलीट फर्स्ट मॉडल ने, जहां शुरुआत में शक्ति केवल पढ़े लिखे और धनी वर्ग को दी गई, भारतीय लोकतंत्र की शुरुआती दिशा और उसकी चुनौतियों को किसी खास तरह से प्रभावित किया होगा? क्या इसकी जड़ें आज भी हमारे सिस्टम में कहीं मौजूद हैं? इस पर विचार करना जरूरी है।